तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हमारे पास अगर टॉपिक हो, लेट्स सपोज हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। और मोशन में आपके पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपने ये देखना होता है कि हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टेट्स होती है। राइट। हम यहाँ पे मोशन स्टार्ट करेंगे। और मोशन में आपके पास हम नॉर्मल किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसकी मोशन के अलावा उससे पहले उसकी स्टेट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उसकी सबसे पहले स्टेट को डिफाइन करें, ठीक है, तो बॉडी की जो स्टेट होगी, तो बॉडी की हमारे पास दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। राइट। एक होगी रेस्ट स्टेट और एक होगी मोशन स्टेट। ठीक है। और रेस्ट और मोशन को फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं और आप इसको फर्दर डिफाइन करते हो, तो रेस्ट स्टेट आप डिफाइन करते हो बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट स्टेट में है। ठीक है। रेस्ट और मोशन स्टेट्स तो हमें पता है कि अगर बॉडी जो एक पोजीशन पर स्टिल है, एक पॉइंट पर स्टिल है, तो उसको हम रेस्ट स्टेट डिफाइन करते हैं। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम उसे मोशन डिफाइन करते हैं। लेकिन दोनों को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए हमारे पास। हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं तो हम इसमें बॉडी की पोजीशन को फोकस करते हैं। पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है। तो सराउंडिंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट स्टेट में क्या होगा, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी या सेम स्टिल होगी। अगर हम रेस्ट स्टेट की बात करते हैं, सेम होगी, मतलब सेल होगी। ठीक है, वो स्टिल होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है। तो पोजीशन चेंज होने का मतलब ये है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं the body does not change its position with respect to its surrounding. Right. तो ये हमारे पास रेस्ट की बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है। और इसमें हमारे पास एक बेसिक आइडिया आ गया सराउंडिंग का। या आप उसे ये कह सकते हो कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अगर एक चेयर क्लासरूम में रखी है तो आपको ये पता है कि चेयर की जो सराउंडिंग है या उसका जो बैकग्राउंड है, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है और उसके अकॉर्डिंग चेयर भी एक पोजीशन पर स्टिल है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो बॉडी जो है वो रेस्ट स्टेट में है। और इसी के ऑपोजिट अगर आप देखो, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास सेकंड स्टेट होगी बॉडी की, जिसको हम एज अ मोशन डिफाइन करते हैं। तो मोशन में बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम उस स्टेट को कहेंगे कि वो आपके पास मोशन स्टेट है। राइट। ठीक। तो यहाँ तक कोई हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है। और जब बॉडी मोशन स्टेट में आएगी रेस्ट स्टेट में, तब तक तो कोई क्वांटिटी हमारे पास एज सच प्रोड्यूस नहीं होती।
जब बॉडी मोशन में आएगी तो वहां पर हमारे पास फिर कुछ नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी, और वो न्यू क्वांटिटीज आपके पास सबसे फर्स्ट क्वांटिटी, उसमें आप उसे डिफाइन करते हो डिस्टेंस की फॉर्म में। और सेकंड क्वांटिटी जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटीज है जो हम यूज करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेन डिफरेंस क्या होगा? अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, और हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है पॉइंट ए, और सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पर गिवन है पॉइंट बी, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर लेट सपोज हम यहाँ पे तीन वैल्यूज कंसिडर करते हैं या तीन डिफरेंट पाथ्स हम कंसिडर करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर मोशन तीन तरह से हो सकती है, और मल्टीपल्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड फॉर्म में मोशन हो सकती है। लेकिन अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि हम स्ट्रेट मूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्रॉम ए टू बी, राइट। और लेट सपोज हम कोई सर्कुलर ट्रैक भी फॉलो कर सकते हैं ए टू बी के लिए, और कुछ हम टेंजेंट टाइप भी पाथ फॉलो कर सकते हैं टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, राइट। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होगा वो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो डिस्टेंस होगा उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपके पास कंडीशन नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इन्हें मार्क करते हैं पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, इनमें से कौन सा पॉइंट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट को? डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो जिसमें कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होती। बिल्कुल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप उसे कहते हैं, या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट वन और थ्री होगा। जी, तो यहाँ पर जो और सेकंड पार्ट डिस्टेंस है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, और वन और थ्री जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस को डिफाइन करोगे लेंथ ऑफ अ पाथ covered by a body। ठीक है, तो सिंपल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी को पॉइंट ए से बी कोई भी पॉइंट हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो कोई भी अगर मोशन होती है आपके पास पॉइंट ए टू बी तो वो डिस्टेंस होगी रैंडम मोशन, रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, और सेकंड में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हो तो उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, और आप उसे दो तरह से लिख सकते हो। अगर हम बहुत बेसिक उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, the shortest distance covered by a body या distance covered by a body in particular direction। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फर्दर हम इसकी वैल्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपके पास वैल्यूज इस तरह से होगी
कि इसमें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होंगी? तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसमें पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा। और दोनों का सिंबल अगर डिफाइन करना हो तो दोनों के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? यहाँ पर हमारे पास दोनों के लिए सिंबल्स जो यूज होंगे, या तो हम एस यूज कर सकते हैं या हम डी यूज कर सकते हैं। राइट, सेम गोज फॉर डिस्प्लेसमेंट कि आप यहाँ भी एस और डी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों सिंबल्स आपके पास यूज हो सकते हैं। आप एस लिखो, डी लिखो, दोनों आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप इसके एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट आपके पास होगा मीटर या किलोमीटर हम यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो है वो मीटर की वैल्यूज गिवन होती है। एम, और कुछ रेयर केसेस में हमारे पास जो है वो किलोमीटर की वैल्यू भी हो सकती है, जिसको आप एम से मेंशन करते हो किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी जो है वो हमने टाइम के साथ इसको इंक्लूड नहीं किया। अगर हम टाइम की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी। फर्स्ट आपके पास होगी स्पीड और सेकंड होगी वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक डेफिनेशन हैं तो उनको थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करके, और ग्राफ इसमें इम्पोर्टेंट है। ग्राफ आपको सॉल्व करना इसमें कंपलसरी है। तो फर्स्ट क्वांटिटी हम अगर डिफाइन करते हैं स्पीड, और सेकंड क्वांटिटी के कंपैरिजन में वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और वेलोसिटी में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और इसमें से अगर आपने वेक्टर और स्केलर को आइडेंटिफाई करना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्केलर वेक्टर आइडेंटिफाई करना हो तो कौन सी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर होगी? स्पीड शायद स्केलर होगी। स्पीड स्केलर होगी क्योंकि इसमें डिस्टेंस की क्वांटिटी है, और डिस्टेंस स्केलर थी तो यहाँ पर स्पीड की क्वांटिटी भी स्केलर होगी। ठीक है, और सेकंड आपके पास जो वेलोसिटी की क्वांटिटी होगी वो वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जी। डिस्टेंस जब स्केलर है तो उसके साथ जो स्पीड का टर्म आएगी वो भी स्केलर ही होगी। अब जो यहाँ पे वर्ड रेट यूज किया है हमने, इस रेट का मीनिंग क्या होगा? ये रेट का जो वर्ड टाइम। है, टाइम। जी बिल्कुल, टाइम के लिए वैल्यू ये यूज होती है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम को कहीं मेंशन नहीं किया। तो रेट का वर्ड हम जब भी यूज करते हैं तो रेट डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर हम क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कहीं भी अगर हम टाइम रेट का वर्ड यूज करेंगे तो वो एक्सप्लेन करेगा कि आपके पास क्वांटिटी डिवाइड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और थर्ड हम इसमें इसका सिंबल और ऐसा यूनिट देख लेंगे। सिंबल भी इनका सेम होगा, जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने सिंबल लिखा, सिंबल वी यूज होगा। और एस आई यूनिट
मीटर पर सेकेंड। और इन शॉर्ट अगर हम इस सिंबल को लिखें तो आप इसको मीटर पर सेकेंड इस तरह भी लिख सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको ms-1 करके मेंशन कर लो। ठीक है, क्योंकि टाइम की क्वांटिटी डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करके अगर आप लिखते हो तो वो आपके पास -1 होगी। दोनों के सिंबल सेम? दोनों के सिंबल्स भी सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम है, क्योंकि दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, है? तो डायरेक्शन को तो हम मैग्नीट्यूड के साथ इंक्लूड नहीं करते। तो मैग्नीट्यूड जब तक हम यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। डायरेक्शन की जब बात आएगी तो हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप देखो तो फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस लिखा हो या डिस्प्लेसमेंट लिखा हो एक ही बात यहाँ पे डिफाइन होगी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इस पूरी क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे टाइम से। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तब भी सेम फार्मूला होगा, डिस्टेंस लिखा हो तब भी सेम फार्मूला होगा। और अगर हम इसको इन शॉर्ट लिखते हैं सिंबल्स की टर्म्स में, आप इसको लिख सकते हो v इक्वल्स टू डी ओवर टी। और अगर आप एस सिंबल यूज करना चाह रहे हो तो आप v इक्वल्स टू एस ओवर टी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें सही है। अच्छा, इसमें अगर आपसे डिफरेंट पॉइंट्स में वेरिएबल स्पीड हो और वेलोसिटी में भी आपके पास दो तीन तरह से वेलोसिटी को यूज किया जाता है यूनिफॉर्म और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में। तो अगर आप यूज करते हो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी की टर्म, आपके पास अगर स्पीड यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म को आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप उसे डिफाइन कर सकते हो व्हेन बॉडी covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। नहीं। ठीक है, जब आपके पास इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, लेट सपोज अगर आप इसकी वैल्यूज को यहाँ पे मार्क करते हो और आपने फर्स्ट 10 सेकेंड्स में लेट सपोज हमने डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 10 सेकेंड में 20 मीटर। और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आप अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहते हो तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 20 मोर प्लस कर दो। ठीक है,
और अब इक्वल टाइम हम और इंक्रीज करते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे आएंगे 30 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना होगा? डिवाइड कर देंगे टाइम। नहीं, अभी हम स्पीड नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो यहाँ पर अगर हम उसकी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 10 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। ठीक है। और इसी तरह 20 हो। हाँ 20 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मीटर्स। ठीक है। और अगर एक टाइम स्लॉट और ऐड कर लो आप 40 सेकेंड्स का, तो हमें यहाँ पर 80 मीटर्स पर होना चाहिए फाइनली। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। क्योंकि आपके पास जितना टाइम इक्वली इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास डिस्टेंस भी इक्वल ही चेंज होना चाहिए। सही है। तो वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि अभी इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो मेजॉरिटी टाइम हम स्पीड का वर्ड यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी का भी यूज होता है तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जब डायरेक्शन कहा जाएगा सॉल्व करने के तो हम डायरेक्शन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो इन दोनों में इतना कंफ्यूजन की बात नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो किस क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हो और उसकी क्या आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, राइट? यहाँ तक कोई जी। क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। और अगर यही कॉन्सेप्ट वेरिएबल पे अप्लाई कर दें हम, तो वेरिएबल स्पीड किस तरह से होगी? अगर आपके पास स्पीड वेरिएबल है, ठीक है, मतलब आपके पास अगर कार में आप मूव कर रहे हो और आप अपनी मर्जी से जो है वो स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली रोड पे ये होता है, जब स्पीड ब्रेकर या सिग्नल होगा तो हम स्पीड को ब्रेक करते हैं, वहां पर स्पीड को स्लो करते हैं। और ग्रीन लाइट होते हैं, हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं वहां पर। तो हमारे पास दोनों तरह की वेरिएशंस होती हैं। ठीक है। और अगर हम अपने पूरे जर्नी की बात करें जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक था, तो हमारी स्पीड हमेशा वेरिएबल होगी। हाँ, अगर कोई हाईवे या बहुत लॉन्ग ट्रैक आपके पास ऐसा है जो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस है और वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, तो हम उस पॉइंट पे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो हम एक स्पीड पे कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो है वो यूनिफॉर्म के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ठीक है। तो वहां पर जो डिस्टेंस कवर होगा या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेरिएबल होगा। when body does not cover equal distance in equal interval of time। equal distance in equal interval of time। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है इक्वल वैल्यूज की, तो आप अपनी मर्जी से जो है वो वैल्यूज को यूज कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप स्पीड को कब इंक्रीज कर रहे हो कब डिक्रीज कर रहे हो, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन बनाते हैं अपने टाइम की और डिस्टेंस की। ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट टाइम स्लॉट था 10 सेकेंड। ठीक है। और अच्छा, अब टाइम जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है। टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो टाइम तो अपने अकॉर्डिंगली कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है। ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में। हम डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करें, मिनिमम कवर करें, एवरेज कवर करें, वो हमारे कंट्रोल में।
तो टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम टाइम के स्लॉट्स रखते हैं इक्वल, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। तो टाइम का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो गया, राइट। और यहाँ पर अब जो हमारे पास मीटर यानी डिस्टेंस का स्लॉट होगा, डिस्टेंस का स्लॉट लेट सपोज हमने स्टार्ट किया 20 मीटर से जर्नी, और नेक्स्ट 25, और उसके बाद मैंने स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद मैंने 60 मीटर्स तक, और लास्ट में जो है वो 64 मीटर्स। तो अगर आपके पास ये टाइमलाइन हो, तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या हमारी स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? लेट्स वेरिएबल। वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल, अगर हम दो वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज हम ये वाला टाइम स्लॉट यूज करते हैं अपना, और एक लास्ट वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इन दो पॉइंट्स पर आप अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटीज क्या होंगी? यहाँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हम टाइम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और सेकेंडली यहाँ पर हम यूज करेंगे इसे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो आंसर्स होंगे हमारे पास वो किस तरह से होंगे? जो फर्स्ट वैल्यू है जहाँ पर हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं 20 से, 1.25, 1.25 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 64 डिवाइडेड बाय 50, तो 1.28, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो रैंडम स्लॉट सेलेक्ट किए, और दोनों की जो स्पीड की वैल्यूज थी वो डिफरेंट आई है, राइट। और तो अब यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट टॉप हमने पॉइंट्स पर देखा, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेलोसिटीज आ गई, और हम इसी तरह किसी भी दो स्लॉट को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वेरिएबल और कांस्टेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। ठीक। ओके। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की क्वांटिटी आती है। एक्सेलरेशन से पहले अगर हम बात करते हैं, या लेट सपोज अगर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहें, तो आप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो? डाल दो। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? वो भी यही होता होगा, स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड डिवाइडेड टाइम। बाय टाइम होता है, ठीक है। हमारे पास कार में जिस तरह से आप देखो, एक स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, और एक हमारे पास वहां पे एक्सेलरेशन के लिए पैडल दिया होता है, राइट। तो वहां पर स्पीडोमीटर हमें दिखा रहा होता है कि हमारी स्पीड की वैल्यू क्या है, और एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेटर होता है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम स्पीड को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन होगी वो हम यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
और ये क्वांटिटी भी आपके पास वेक्टर होगी क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऐड हो रहा है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा a इज इक्वल्स टू b ओवर t, राइट। और तो हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात होगी, ठीक है। और अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो सिंबल ऑलरेडी मेंशन है a फॉर एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसका फॉर्मूला डिफाइन करेंगे तो फॉर्मूला इस तरह से डिफाइन होगा इसके लिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अच्छा फॉर्मूला भी मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो वेलोसिटीज हो, एक वेलोसिटी हो फाइनल और एक वेलोसिटी हो इनिशियल, तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके और टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। यहाँ तक क्लियर है? Okay. ओके, तो ये सब बेसिक क्वांटिटीज हो गई। और इसके अलावा एक्सेलरेशन में भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, व्हेन बॉडी स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल टाइम में अगर आप इक्वल चेंज कर रहे हो स्पीड को तो वो आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आप जो है वो डिफरेंट स्पीड के साथ वेरी कर रहे हो, मतलब आपने कभी एक्सेलरेटर को बहुत प्रेस कर दिया, कभी रिलीज कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड बहुत वेरिएबल होगी, राइट। Okay. और उसको डिफाइन कर लोगे आप, ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है अभी, नहीं। ठीक है। क्योंकि अब स्पीड का कॉन्सेप्ट मिल गया तो स्पीड की डेफिनेशन में बस जहाँ डिस्टेंस था वहां पर आप स्पीड को रिप्लेस कर दोगे। अच्छा, एक्सेलरेशन में आपके पास दो टर्म्स यूज होती हैं, एक एक्सेलरेशन की टर्म यूज होती है और एक डेसेलरेशन की टर्म यूज होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, स्पीड का जो चेंज है वो दो तरह से पॉसिबल है। एक, इंक्रीज, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो तब भी चेंज आ रहा है, ठीक है। और अगर स्पीड हम डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड में तब भी चेंज आ रहा है, राइट। Okay. तो जब आपके पास स्पीड डिक्रीज होगी यहाँ पर, स्पीड डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब स्पीड डिक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप लेट सपोज एक हाईएस्ट पॉइंट पर हो, आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 60 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल आपकी जो स्पीड होगी वो लेट सपोज है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि हमारी स्पीड हाई होती है और हम लो की तरफ आते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, और लेट सपोज हमारे पास जो टाइम है वो 5 सेकेंड है, तो अगर आप इस सिचुएशन पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5,
तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। yes. तो अब ये जो माइनस साइन जो है, ये आपको सिर्फ आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि यहाँ पर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये माइनस साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हुई है स्पीड। और जब ये साइन प्लस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन का। जब हमारे पास स्पीड डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर माइनस में जाएगा, और वो नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करेगा कि एक्सेलरेशन जो है वहां पर नेगेटिव का मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। yes. ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास काफी कॉन्सेप्ट जमा हो गए। और अब इन सब कॉन्सेप्ट को जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो है ग्राफ्स का। इन सब की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने करनी हो, क्योंकि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम कर लेते हैं इजीली, नंबर्स को सॉल्व करना है कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, हम इजीली कर लेंगे। और अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होंगी। एक रिप्रेजेंटेशन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक होगी स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द सेकेंड वन इज स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले अपना फर्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास तीन बेसिक कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए ग्राफ की, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन अगर हम उसकी डिस्कस करते हैं, तो अगर लेट सपोज बॉडी जो है वो रेस्ट स्टेट पे है, बॉडी एट रेस्ट स्टेट, तो बॉडी जब रेस्ट स्टेट में होगी तो आप उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करोगे। कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, और ये हम बाकी के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो हमारी प्लेसमेंट्स होती है वैल्यूज की, ठीक है, हम नॉर्मली जो है वो एक्स एक्सिस पर उस क्वांटिटी को रखते हैं जो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम की होगी तो हम एक्स पे टाइम को प्लेस करेंगे और डिस्टेंस को प्लेस करेंगे वाई पर, राइट। और हमने पहले Okay. करना है कि बॉडी एट रेस्ट है, जब बॉडी रेस्ट स्टेट में होगी तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, राइट, वो एक जगह पर स्टिल होगा। तो लेट सपोज अगर वो इस पॉइंट पर था इनिशियली, ठीक है, तो वो आपके पास ओवरऑल सिनेरियो में इसी पॉइंट पर रहेगा लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बॉडी की अगर लेट सपोज इनिशियल पोजीशन 10 मीटर्स थी, तो वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो 10 मीटर पे ही है, राइट। तो बॉडी एट रेस्ट की आप इस तरह से इलिस्ट्रेशन करते हो ग्राफ की। और सेकंड अगर आप देखो तो हम सेकंड यूज करते हैं टर्म, या सेकंड पोजीशन हमारे पास होगी यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है। सेकंड हमने देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस तरह से होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सेकंड में अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट, सॉरी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एनी आइडिया। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आना चाहिए, राइट। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ग्राफ की वैल्यूज हम इक्वली स्लॉट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इस डिस्टेंस का चेंज है वो भी इक्वल चेंज होना चाहिए, राइट। हमारी स्ट्रेट लाइन होगी शायद। स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर बॉडी थी, सेकंड पॉइंट पर, फिर थर्ड पॉइंट, और इस तरह से जब हम सारी मार्किंग्स कर लेते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आती है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। और आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है ग्राफ में, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। और लास्ट अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल में आपके पास यहाँ पर क्या होगा। शायद कर्व। एक कर्व आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो वेरिएबल स्पीड के लिए होगी। और वेरिएबल में कुछ भी वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही यही है कि वहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम उसे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो हम उसके लिए सिर्फ एक कर्व लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपके पास वैल्यूज जो है वो अनप्रडिक्टेबली चेंज हो रही हैं, बहुत आपके पास वहाँ पे वेरिएशन है। तो हम उसका ग्राफ जो है वो कर्व की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आप कर्व जो है वो किसी भी एंगल से ड्रॉ कर लो, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कर्व लाइन जो है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। जी। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रेडियंट होगा, अगर बात की जाए ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ की, तो ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो लाइन का एंगल बन रहा है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तो ये लाइन का एंगल जो है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किस क्वांटिटी को। एक्स स्क्वायर। एक्स वाई। जो डिस्टेंस और टाइम को। हाँ, डिस्टेंस और टाइम, और डिस्टेंस और टाइम को हम कंबाइन करके कौन सी क्वांटिटी बनाते हैं। स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस क्वांटिटी को, तो आप वहां पर लिखोगे स्पीड या वेलोसिटी, राइट। क्योंकि हमने इन एरोज को देखकर स्पीड के बारे में जो है वो आइडेंटिफिकेशन की है, राइट। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन।